स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास को। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था एक बार हम जल्दी से उसे रिकॉल करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ठीक है, बहुत इजी, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब समझना ध्यान से। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन। क्या बताया था? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी। कंसिडरेशन की डेफिनेशन 3 पार्ट में बोली है। When at the time of the promisor, the promisee or any other person, अब थर्ड के अंदर 3 पॉइंट, does or abstain from doing something, has done or abstained from doing something, promise to do or abstain from doing something, such act or promise is known as consideration. Sir, consideration को लैटिन में quid pro quo बोलते हैं, which means something in return. कंसिडरेशन क्या है? सर कंसिडरेशन एक प्रॉमिस और परफॉर्मेंस है जो पार्टीज आपस में क्या करती है, एक्सचेंज। सर कंसिडरेशन जो है वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, और इवन और कंसिडरेशन सर पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फुल्ली इन काइंड होना चाहिए। और कंसिडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट बनता है नूडम पैक्ट। क्या बनता है? नूडम पैक्ट, व्हिच इज नूड कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको बताया रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, 7 पॉइंट है, बड़े सिंपल। पहले 3 तो भाई डेफिनेशंस है। कंसिडरेशन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मतलब डिजायर ऑफ द कोई भी एक्ट वॉलंटरी या सर्विस रेंडर विदाउट एनी रिक्वेस्ट, उसे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। या कोई कंसिडरेशन जो डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और थर्ड पार्टी है, उसे भी वैलिड कंसिडरेशन डिजायर किसकी होनी चाहिए? प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट, बेटा कंसिडरेशन मूव करेगा किससे? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस में कौन था? चिन्हैया वर्सेस रामन, उल्टा। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकता है। क्या कंसिडरेशन हमेशा एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी है? नो, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। मतलब जो आपको समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है जरूरी नहीं है वो हमेशा इक्वल हो जो आप दे रहे हो। वो एक चीज दे रहे हो 1 लाख की, आपको मिल रहा है 80,000, तो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है ये एडिक्वेट हो। उसके बाद बेटा परफॉर्मेंस ऑफ विच वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर किसी काम को करने की आपकी लीगल ड्यूटी है तो उस केस में हम उसे कंसिडरेशन ट्रीट नहीं करते। ये बात समझ आती? अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? रियल नॉट इल्यूजनरी। और लास्ट, कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए क्या? अनलॉफुल, इमोरल और अपॉर्चुनिस्टिक पब्लिक, ये नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अब आता है अगला टॉपिक, नो कंसिडरेशन। भैया जनरल रूल है, जनरल है कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या होगा? वॉइड। वो क्या होगा बेटा? void। दूसरी बात, कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्रीमेंट में। और तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तभी होगा लॉ में जब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कंसिडरेशन। लेकिन हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस a valid contract can be made even without consideration। कुछ केसेस लॉ ने एक्सप्रेसली बताए हैं जहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो जनरल रूल तो है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एज पर सेक्शन 185। सेक्शन 185 हमें आगे आगे पढ़ना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, बट बेटा सेक्शन 185 बोलता है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है, चाहिए, हो भी सकती है नहीं हो सकती। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है आगे पढ़ेंगे बेटा, छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट, जब आप कंप्लीटेड गिफ्ट का सिनेरियो लेते हो वहां पे भी आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? नेशनल लेवल इलेक्शन। तो भैया इन केस ऑफ नेशनल लेवल इलेक्शन अगर पार्टी किसमें है? नियर रिलेशनशिप में, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। ये 4 कंडीशन, नेचुरल लेवल इलेक्शन, नियर रिलेशनशिप, रिटर्न, रजिस्टर्ड, ये चारों कंडीशन अगर आप मीट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट था कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर आपने किसी को पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज दी है, वॉलंटरी, ठीक है, प्रॉमिसर को पास्ट में वॉलंटरी सर्विस दी है और आज आपने उस वॉलंटरी सर्विसेज के प्रॉमिस कर दिया कंपनसेट करने का। देखो अगर कंपन पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी है और आपने कुछ नहीं बोला तब तो नॉर्मल, तब तो वो कंसिडरेशन ही नहीं है। लेकिन अगर वॉलंटरी सर्विस दी है पास्ट में
और आज आप आके बोलते हो कि अरे तुझे याद है तुमने मुझे वो वॉलंटरी सर्विस दी थी, उसके बदले में तुझे 50,000 रुपए दूंगा पक्का। अगर आपने ऐसा प्रॉमिस कर दिया फॉर पास्ट वॉलंटरी, तो उसके लिए भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करिए। नेक्स्ट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, बेलमेंट। बेलमेंट याद रखेंगे, हमें पढ़ना है सेक्शन 148, आगे जाके आएगा। बेलमेंट होता क्या था, डेफिनेशन याद करो। पहला, इट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या डिलीवरी का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वेरी गुड। तो बेलमेंट मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे बोलो फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और इस कंडीशन पे कि आफ्टर कंप्लीटमेंट ऑफ पर्पस गुड्स, सेम गुड्स शैल बी रिटर्न और डिस्पोज। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद आपको सेम गुड्स क्या करने हैं, रिटर्न करने। ये बात समझ आती है? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, और ये याद रखना बेटा, पेमेंट दो टाइप की होती थी, ग्रेटिट्यूस और नॉन ग्रेटिट्यूस। यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूस की। ग्रेटिट्यूस होती है जो आप विदाउट कंसिडरेशन करते, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना मैंने अपनी बाइक दी, संदीप भाई को डेट पे जाने हो गया। और सेकंड, इन केस ऑफ चैरिटी, चैरिटी के केस में अगर आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते, उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे चैरिटी। और लास्ट बेटा, इन केस ऑफ प्रॉमिस टू पे टाइम बाउंड, तो मैंने बताया था टाइम बाउंड डेट लिमिटेशन एक्ट बताता है, अगर कोई ड्यू डेट पे डिफॉल्ट होता है और विद इन 3 इयर्स रिकवर नहीं होता, ना ही कोई एक्शन लिया जाता है, तो 3 साल के बाद वो क्या बन जाता है, टाइम बाउंड। क्या बन जाता है, टाइम। अब टाइम बाउंड बनने के बाद क्या पर्सन की उसे पे करने की ऑब्लिगेशन है, क्या पर्सन को पे करने की जरूरत है, नहीं। 3 साल के बाद वो डेट डिस्चार्ज, वो फ्री हो गया अपनी ऑब्लिगेशन में। भाई आपके पास 3 साल थे ना, तब मांगते, लीगल एक्शन लेते, हमने नहीं लिया ना, अब टाइम बाउंड हो गया, अब सामने वाला पार्टी उसको पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अगर वो सामने से प्रॉमिस कर दे कि डेट टाइम बाउंड हो गया, 1 लाख का डेट था, वो टाइम बाउंड हो गया, मुझे देना नहीं है, लेकिन मैं 80,000 रुपए तुझे दे दूंगा, मेरी अच्छाई, और आपने उसे रिटर्न और साइन करवा लिया, तो बेटा टाइम बाद डेट को अगर आपने प्रॉमिस कर दिया पे करने का, तो जितना प्रॉमिस करा है वो सम के लिए फिर आप लायबल हो जाओगे, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमने बेटा 5-10 मिनट लगाए, सारा चैप्टर को मैंने रिकॉल करवा दिया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो हम उस लास्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। अब उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, तो हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, अब आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया ना, उसके बाद आपको पे करना है, फिर वो दोबारा से 3 साल के बाद रिकवरेबल वो वाला नहीं किया। मतलब एक बार जो टाइम कार्ड बन गया, उसके बाद हमने प्रॉमिस कर दिया, तो फिर वो दोबारा टाइम कार्ड नहीं बन सकता, तो देना ही पड़ेगा आपको, टाइम लिमिट कंपल्सरी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो, डॉक्ट्रिन ऑफ हेडिंग डालना, डॉक्ट्रिन, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या लिखा है वर्ड, समझ नहीं आ रहा बेटा, ये वर्ड ना आपको बहुत बार बार दिखता रहेगा अब आगे। ठीक है, ये लैटिन वर्ड्स है थोड़े से। पहली बात एक वर्ड आपको सबसे पहला क्या दिख रहा है, डॉक्ट्रिन। सर ये डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है बेटा, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत होते हैं, लॉज है। डॉक्ट्रिन बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है। और ये डॉक्ट्रिन किसका है, ये प्रिंसिपल किसका है, मतलब डॉक्ट्रिन लैटिन वर्ड है जिसका मतलब प्रिंसिपल होता है।
स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, दूसरा प्रिंसिपल होता है। और ये डॉक्ट्रिन किसका है? अब डॉक्ट्रिन बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में वो डॉक्ट्रिन है कंपनी एक्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेंटर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक बहुत सारी डॉक्ट्रिन होती है। अभी हमने आज पहले एक डॉक्ट्रिन देखी, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रिविटी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यार एक बात बताओ, ये जो वर्ड है प्रिविटी, PRIVITY, प्रिविटी वर्ड सुन के आपको क्या याद आ रहा है? एक वर्ड याद आ रहा होगा आपको इंग्लिश का, प्रिविटी। इसके रिजेंबलिंग कुछ वर्ड होता है प्रिविटी? अरे यार ये तो पता होगा तुम्हें। क्या प्रिविटी रिजेंबल करा है प्रिवेसी को? प्राइवेसी, प्रिवेसी प्राइवेसी जो भी बोलते हो। प्रिविटी और प्रिवेसी एक चीज होती है। प्राइवेसी बोलते हैं ना कुछ लोग, प्रिवेसी होता है। प्रिविटी और प्रिवेसी एक चीज होती है। प्रिवेसी मतलब क्या होता है, प्राइवेसी मतलब भाई हम ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स, हमें एक प्राइवेसी चाहिए, हमें हमारा एक वो चाहिए, रूम चाहिए, अकेला मतलब प्राइवेसी चाहिए। तो गर्लफ्रेंड के साथ प्रिवेसी चाहिए होती है तो वो वाली प्रिवेसी। अब यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कैसी प्रिवेसी चाहिए? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे प्रिवेसी चाहिए। बेटा मान लीजिए ये मैं हूं, ये है आपके रोहित सर, और ये जो है बेटा, ये है बेटा यश भाई हमारे, यश बदमाश, बदमाश। ठीक है, एक मैं हूं, एक यश भाई है। अब यश भाई, आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके और मेरे बीच में क्या होता है बेटा? एक कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दी, हमारे बीच में कंसिडरेशन है, दोनों की फ्री कंसेंट है, दोनों केपेबल है, पर लीगल सब कुछ, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन सब कुछ लॉफुल है, एवरीथिंग एवरी जो जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था वो सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? अब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था भाई? मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो है यश भाई को लॉ का ट्यूशन देना। मेरी ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? यश को लॉ का ट्यूशन देना। और यश की ऑब्लिगेशन है कि उसके बदले मुझे क्या पे करना? 10,000 रुपीज की फीस। ठीक है, ये हमारा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड था। अब बस मुझे एक बात बताओ, बस एक बात छोटी सी, बहुत दिमाग से समझ के। मान लीजिए अगर अगर मैं यश को अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करके ना दूं, संदीप मेरी ऑब्लिगेशन थी लॉ का ट्यूशन देना, और मान ले बेटा मैं इसको लॉ का ट्यूशन नहीं दे रहा ड्यू टू एनी रीजन, मैंने कहा मेरा मन, फीस ले ली, मैंने कहा मेरा मन नहीं है, नहीं बोल, फीस ले ली मैंने। अब सोच के बताओ, यश भाई जो है ना, यश भाई वो चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में मेरे पापा पे केस कर दिया। सही है? क्या गड़बड़ है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट किसने करा था? मैंने। परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस किसने करा था? मैंने। परफॉर्मेंस करनी किसको दी? मैंने। परफॉर्मेंस को ब्रेक किसने करा? मैंने। तो भैया सारी भसड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी। क्या ये मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई को पढ़ सकता है? इधर आओ अंकल, आपके लड़के ने परफॉर्मेंस नहीं करी, आ जाओ आपको जेल में डाल। अच्छा भाई से वर्षा, मान लो मैंने इसने फीस नहीं दी, मेरी ट्यूशन बढ़ ली, इसने फीस नहीं दी। अब मैं चला गया भाई इसके, मैंने कहा तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? कहा संदीप। मैंने भाई संदीप की बुद्धि पकड़ ली, मैंने कहा चला तेरे को बताओ, फीस नहीं दे रहा, फटाफट भाई दे दिया। क्या इज इट पॉसिबल? क्या इसके पास राइट है मेरे परफॉर्मेंस ना करने में, मेरे को छोड़ के मेरे अलावा किसी को पकड़े? क्या मेरे पास राइट है इसके परफॉर्मेंस ना करने में इसके अलावा किसी को पकड़े? अरे भैया यही तो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में प्रिवेसी होनी चाहिए। प्रिवेसी एज एन, अगर आपने कोई भी भसड़ हुई, कोई भी ब्रीच हुआ, ब्रीच मतलब कोई भी ब्रेक हुआ, कोई कह रहा है मैं नहीं परफॉर्मेंस कर रहा, तो भाई सामने वाली पार्टी केस फाइल करने का राइट रखती है, बिल्कुल रखती है। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि वो जो केस फाइल है वो एक पार्टी सिर्फ दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ही कर सकती है। मतलब अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो सामने वाली पार्टी जो शूट फाइल करेगी
बेटा वो ये सूट फाइल सिर्फ किसके अगेंस्ट कर सकता है? मेरे अगेंस्ट कर सकता है ना, रोहित सर के अगेंस्ट। क्या मेरे पापा मम्मी के अगेंस्ट थोड़ी कर देगा? कोर्ट मेरे को जो भी जजमेंट देगा मेरे लिए देगा ना, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए थोड़ी दे देगा। तो ये होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर प्रोमिजी की सूट फाइल कर सकता है और प्रोमिजी प्रोमिसर। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर और प्रोमिजी पे कोई भी थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकता, या फिर प्रोमिसर या प्रोमिसी किसी थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकते। कोई थर्ड पार्टी इन पे नहीं कर सकता, ये किसी थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते। अगर इन्हें सूट सूट खेलना है तो किसके बीच में खेलेंगे? आपस के बीच में। प्रोमिसर प्रोमिसी को, प्रोमिसी प्रोमिसर को। प्रोमिसर थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी प्रोमिसर को नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आई? इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल अ सूट और थर्ड पार्टी पर भी कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आती है बेटा? इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली। तो प्लीज आप जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको वर्ड को बोलते हैं बेटा ब्रीच। हम ये आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? जब मैं अपनी कोई पर्सन अपनी परफॉर्मेंस करने से मना करता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर दिया? व्हेन अ पर्सन फेल टू परफॉर्म हिज परफॉर्मेंस, तो मैंने ब्रीच कर दिया। अब यश जो है वो सूट फाइल कर सकता है क्या मेरे पे? यस सर। लेकिन क्या यश किसी थर्ड पार्टी, लेट्स अज्यूम रोहित सर के पापा, क्या उनको सूट फाइल कर सकता है बेटा? नहीं सर। बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपस में सूट सूट खेलो, ना ही आप किसी थर्ड पार्टी पे कर सकते हो, ना ही कोई थर्ड पार्टी आप कर सकते हो। मतलब अगर इसने मेरी फीस नहीं दी ना, तो मैं इस पे केस फाइल कर देता हूँ। अच्छा मेरे पापा इसके पास चले गए सूट फाइल करने कि भाई तूने फीस क्यों नहीं दी मेरे लड़के, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। बस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज नोट करना, लिखिए से आ जाओ भाई। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन आपको पता है जहां पे लॉ और वहां पे एक्सेप्शन तो आएंगे। तो अब इसके आगे दोबारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होगा? एक्सेप्शन में जनरल रूल क्या है, प्रिविटी क्या कहता है कि भाई थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता पार्टीज को, और मेन पार्टीज भी थर्ड पार्टी को केस फाइल। लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे थर्ड पार्टी मेन पार्टी को केस फाइल कर सकता है, या फिर एक मेन पार्टी थर्ड पार्टी को केस फाइल।
तो एक्सेप्शन देखेंगे, पहले जनरल रूल लिख लेते हैं। तो लिखना पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? देयर कैन बी a stranger oblique third party to a consideration. There can be a third party to a consideration, comma, but there can not be a stranger oblique third party to a contract. यश भाई क्या बोल रहे हैं? देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन। आप कहते कंसिडरेशन थी ना यार, कंसिडरेशन किसकी डिजायर पे होती है? प्रोविजन। मूव किससे करती है? एनी अदर। मतलब कंसिडरेशन देते टाइम क्या कोई थर्ड पार्टी हो सकता है? यस। कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में सूट फाइल करने की बात होती है तो उसमें कोई स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। तो ये तो बोल रहा है क्या, देयर कैन बी स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी टू अ कंसिडरेशन, बट देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल करने की बात है ना, तब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो, कंसिडरेशन हो सकता। पॉइंट नंबर 2, privity of contract means privity of contract means a third party cannot sue. Privity of contract means a third party cannot sue or cannot be sued, comma, other than in some exceptions. मैंने बताया था बेटा एक्सेप्शन है ना। तो संदीप मेरे भाई क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, मतलब मेरे पापा यश पे सूट नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी स्यूड मतलब यश भी उन पे सूट नहीं कर सकता। तो ना वो सूट करेंगे ना उन पे सूट होगा, दैट्स इट। ये हो गया प्रिविटी। पहले बताओ इतना समझ आया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये तो हो गया जनरल रूल। ये क्या हो गया यश? जनरल रूल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी कैन नॉट बी स्यूड, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। तो इसी के नीचे जैसे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में आपने हेडिंग डाली थी, तो बेटा वैसे ही आप एक और हेडिंग डालेंगे, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग डालना एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए इसमें थोड़ा लिखवा देता हूं मैं अपने टर्म्स में। पहले यस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जनरल रूल याद है बेटा? तो यहाँ जनरल रूल लिखवा देता हूं। पहले क्या था? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? अ थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, कैन नॉट बी स्यू। तो लिखो इसमें अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू और कैन नॉट बी स्यूड। लेकिन सर रुक तो जाओ। अब क्या आ गया बेटा? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन से क्या बोला?
एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन बोलता है इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस even a stranger to a contract, मतलब जिसका कोई लेना देना हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी भी, even stranger to a contract may enforce a claim और फाइल a suit। बड़ा ही समझ आया क्या? यस, क्लियर है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोला था, थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, कैन नॉट बी स्यूड, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी क्या बोलता है? इन केसेस में इवन ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम और फाइल अ सूट। अब देखो वो कौन से केसेस है, बहुत इजी केसेस है बेटा, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, एकदम मजा आएगा आपको समझने में। एक एक को आराम से पहले बढ़िया से एग्जांपल समझेंगे, फिर उसे पेपर में लिखेंगे। जब पेपर में आपको आएगा तब आपको सिर्फ पॉइंट बताना है और पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है ना? आपको कोई एग्जांपल नहीं लिख कर आना जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना? ये एग्जांपल मत बना के आना, अगर एग्जांपल देना भी है तो आप एग्जांपल लिख कर आओगे, जैसे आपके मॉड्यूल में दिखे होंगे ना, आपने पढ़े होंगे एग्जांपल, तो मॉड्यूल में लिखे होंगे ना स्टेटमेंट फॉर्म में, वैसे एग्जांपल मेंशन करके आना है, आपको देना है, ऐसी ड्राइंग मत बना करना। आ जाओ बेटा, एक्सेप्शन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बेटा विद एक्सेप्शन नंबर 1। लिखेंगे बेटा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं जो उसने तोड़ दिया तुम्हारा। ट्रस्ट क्या होता है बेटा? ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अब सर ये क्या भाषा कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सर वो दोनों तो आपने बताया था 185 148 हमें आगे पढ़ना है। और सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ना। सर ट्रस्ट होता क्या है बेटा? इसके लिए ना एक सेपरेट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सेपरेट एक्ट है इसके लिए। सर हमें फिर कैसे पता लगेगा अगर पढ़ना ही नहीं है तो? मैं आपको जितना आपके काम का है सर उतना बताऊं, ठीक है? आपको थोड़ा सा बस याद करके वो स्टेटमेंट लिखनी है जितना आपको लिखा रहा हूं, समझने के लिए बस मैं उतना बताऊंगा जितना आपके काम का है। अब देखो ट्रस्ट होता क्या है, तो पहला पॉइंट तो याद रखना बेटा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ, पहला पॉइंट क्या? इन केस ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। या आपने पुरानी फिल्मों में पक्का देखा होगा, पक्का 100%, मतलब पुरानी फिल्मों की ना स्टोरी यही होती थी हमेशा। मैं बताता हूँ बेटा, एक होगा मिस्टर ए, एक है मिस्टर ए, ठीक है? या चलो ठीक है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए जो है बेटा, उसके पास बहुत अमीर जमींदार आदमी, अंधा पैसा, तो इसके पास बहुत सारी क्या है? प्रॉपर्टी, बहुत सारी क्या बेटा? एंड कैश, गोल्ड, हर एक चीज, शेयर वेयर, पता नहीं करोड़ों की संपत्ति रखी है भाई ने। और इसका जो बेटा है या बेटी है वो भी बहुत छोटे, बहुत छोटे। अब बेटा इसको कोई बीमारी है या उसके बहुत ज्यादा दुश्मन है, तो उसको पता भाई ये मरने वाला है, कल ही मरने वाला है, और इसके आगे पीछे कोई नहीं, बस एक बेटा या बेटी है, जो भी सन या डॉटर, जो भी आप डॉटर लिख दो। तो ये जो भैया है हमारे, ये आगे मरने वाले हैं, ये अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं? अपनी डॉटर को। लेकिन डॉटर तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकती, डॉटर तो बेटा भी खेल रही है ना गोद में। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 18 ईयर होना पड़ेगा, माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है, वैलिड नहीं होता ना। तो बेटा यहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को देना चाहता है, लेकिन अभी डॉटर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना पाए। तो ए जैसा मूवीज में होता है, पता क्या करता है? ए अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड, जो उसका बचपन का दोस्त है, जिस पे उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, ए जो है अपने बचपन का बेस्ट फ्रेंड जिस पे उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, मिस्टर बी, क्या करता है? सुनना ध्यान से, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। सारी प्रॉपर्टी क्या करता है? चोर मतलब बेच दिया, इसको दे दी, क्या इसकी होगी प्रॉपर्टी? ना 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 ना। कैसे करा? देखो बेटा, ट्रांसफर करने के भी कुछ तरीके है ना। तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया स्पेशल, इसने बोला, ए ने बोला कि भाई देख, मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1,
कंडीशन नंबर 1 है कि ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करोगे मेरी डॉटर को जब वो एक मेजर हो जाएगी। मतलब ये प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जा रही, ये प्रॉपर्टी का बस आप थोड़े टाइम के लिए एक गार्डियन हो, थोड़े टाइम के लिए। अभी वो मानो 10 साल की है, तो जब वो 18 ईयर्स की हो जाएगी, डॉटर कितने साल की हो जाएगी बेटा? 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो जाएगी? मेरी डॉटर को। तब तक आप 8 साल मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान, ठीक है। दूसरी बात, अब इन 8 साल में इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट निकलेगा, बेटा क्या निकलेगा? जो भी बेनिफिट, मतलब मान लो कोई प्लान बिल्डिंग है तो उससे रेंटल इनकम जाएगी, है ना। अब क्या उससे कुछ, मान लो कोई सरकार ने जमीन ले ली तो उसका मुआवजा मिला, कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, कोई भी बेनिफिट इस प्रॉपर्टी से, तो ये सारा बेनिफिट जो है, ये बेनिफिट किसके पास जाएगा? इज डॉटर। मतलब बेटा इसका खाना पीना पढ़ाई हेल्थ हर चीज के लिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, सिर्फ एक एक डॉटर के बेनिफिट के लिए। क्या ये अपने बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकता है? नहीं। ऐसे करके ए और बी की कॉन्ट्रैक्ट में, पहले बताओ इतना समझ आया? मूवीज में देखा है, पता है कौन सी मूवीज थी? एक मूवी है हाउसफुल, उसमें तुमने देखा है? हाउसफुल वाली मूवी में वो जो होता है, शायद जैकी श्रॉफ होता है उसमें, जो है ना मेन लीड में तो होता है, जो 3 लड़कियां होती है, उनका बाप, मूवी देखी ना तुमने? उनका बाप जैकी श्रॉफ होता है, वो गुंडा होता है, डॉन। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने दोस्त को दे देता है, और उसका दोस्त भी गंदा होता है, तो वो उसके दोस्त को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और ये बोलता है कि इन प्रॉपर्टी का यूज सारा किसके बेनिफिट के लिए दियो? मेरी तीनों बेटियों को। और उसका प्लान क्या होता है? उसके 3 बेटे होते हैं, वो कह रहा होता है कि तुझे शादी करा दूंगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिल जाएगी। ऐसा प्लान है ना, बस वही से। तो मिस्टर ए जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी कैश है, मान लो जेल जोड़ी है, मरने वाला है, कुछ नहीं मरने वाला है मान लो, तो वो आज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी कैश सब कुछ ट्रांसफर कर दूंगा मिस्टर बी को। लेकिन ये ट्रांसफर एज नहीं होता कि आप बी के बाद चले जाएगी, ना ना ना। इस ट्रांसफर में कुछ कंडीशन है। पहला, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, ये सारी प्रॉपर्टी एक ही डॉटर को मिलेगी जब वो कितने साल की रहेगी? 18। मतलब जब वो मेजर हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। दूसरा, इस प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट ही होगा तो वो बेनिफिट सारा किसके पास रहेगा? एक ही डॉटर के पास। उसकी पढ़ाई में, उसके खाने पीने, घूमना फिरना, जो भी सकता, ये बात हो जाती है। ऐसा करके ए और बी ने क्या बनाया? कॉन्ट्रैक्ट। अब बस मुझे आप एक बात बता दो, ए और बी के बीच में क्या बना है? एक कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया सर, इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई अभी कोई और इन्वॉल्व है? अभी के लिए बस ए और बी ने आपस में बैठ के बनाया। तो यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एब्सोल्युटली एक कॉन्ट्रैक्ट जो बना है, ये ए जो है इसमें क्या है? प्रोमिसर। और बी क्या होगा? प्रोमिली। अब मुझे नहीं पता कौन किसके पास गया था, जिसने भी ऑफर दिया वो प्रोमिसर होगा, दूसरा प्रोमिली होगा, तो आप अपनी तरफ से, ये प्रोमिसर है, ये दो पार्टी है ना, और ये मेन पार्टीज है, और इन दोनों के बीच में ही क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। कौन है थर्ड पार्टी? एक ही डॉटर। अब सुनना क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बन गया। अब इस भाई की, ए भाई की हो गई डेथ, मर गए, बी के पास प्रॉपर्टी आ गई, बी जो है उसकी बेटी को बेनिफिट नहीं दे, बी उसकी बेटी, कंडीशन दी ना कॉन्ट्रैक्ट की कि ए ने पहले बोला था सारा बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? एक ही डॉटर को। अब ए की डॉटर को, ये डॉटर है मान लो, बेटा ए की डॉटर को ए के मरने के बाद, ए के मरने के बाद यहां से दो चीजें रिसीव होनी चाहिए थी। मान लो वो 18 साल की हो गई, तो दो चीजें मिलनी चाहिए थी। पहली चीज तो क्या? सारे के सारे बेनिफिट्स, प्लस 18 होते ही सारी की सारी। बी ने कह दिया ना जी ना, कुछ नहीं दूंगा, ना आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। और बी ने पता क्या बोला? बी ने कहा जा जो करना है कर। अबे तुझे तो पता ही है, मैंने तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है।
हमें तो सर ने बी ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, मेरे सर ने मुझे बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट किसमें, संदीप कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, ए और बी के। कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टीज कौन है, ए और बी। तो अगर अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं पूरी करता तो भैया जाओ पहले तो ए को जिंदा करो, और ए जिंदा करके उसकी आत्मा जब मेरे पे केस फाइल करेगी तब मैं मानूंगा कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करी है, क्योंकि एज पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी को सूट फाइल करने वाला इकलौती पार्टी कौन है, ए के अलावा तो कोई कर नहीं सकता, ये तो बोला था। बेटा डॉटर तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड पार्टी हो गई ना, समझ आ रहा है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। जब आप किसी को ट्रस्ट करते हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो जिसमें आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो किसी और के बेनिफिट, समझ आया। अब याद रखना, ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा इस प्राणी को बोलते हैं ट्रस्टर। क्या बोलते हैं, वही बेलमेंट वाला, बेलर बेली। बी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो कौन है, ट्रस्टी। और ये जो थर्ड पार्टी है ना बेटा, जो थर्ड पार्टी है जिसको अल्टीमेट बेनिफिट मिलना था, इसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। क्या बोलते हैं, तो आपको ये समझ आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में कितनी पार्टी होती है, तीन। एक होता है ट्रस्टर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, एक होता है ट्रस्टी जिसको ट्रांसफर होती है, और ट्रस्टर जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ट्रस्टर ने ट्रस्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट बेनिफिशियरी को देने से मना कर देता है, तो बेनिफिशियरी इवन एक थर्ड पार्टी होते हुए ट्रस्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती। समझ आया, 110% समझ आ रहा। जनरल जनरल क्या कोई थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टी तो है, लेकिन अब यहाँ पे ए है नहीं, तो वो कहते हैं अगर ए है तो ए कर दे, कोई दिक्कत नहीं, ए तो कर ही सकता है। लेकिन अगर बेनिफिशियरी नहीं चाहे तो ट्रस्ट के केस में हम अलाउ करते हैं भैया बेनिफिशियरी भी सूट फाइल कर सकता है। क्या ये समझ आता है बेटा आपको, 110%। बस आपके ना बुक में प्रॉब्लम क्या है कि बुक में प्रॉब्लम यही है कि भाई ना उन्होंने ट्रस्ट बताया, ना उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया, बस उन्होंने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट में जो ट्रस्टर है वो ट्रस्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा और ट्रस्टी जो है उसमें बेनिफिशियरी केस फाइल कर सकता है। होता कौन है बताओ तो सही, और मैंने बताया नहीं, सीधा बस लॉजिक दे दिया। ठीक है, तो फटाफट से इस एग्जाम्पल को नोट करो। एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए है समझने के लिए, इसको आप पेपर में ना बनाइएगा, फटाफट से नोट करो, फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। बस ऐसे 5-6 पॉइंट है, चैप्टर खत्म। जल्दी जल्दी करो। जैसे काम करो, इसके लिए स्पेस छोड़ दोगे आप, स्पेस छोड़ दोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा काम का, वो मैं फोटोज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, फिर घर पे नोट कर लेना। इसलिए स्पेस छोड़ दो एटलीस्ट 6-7 लाइन्स के लिए, जितना जितना भी आपको रिक्वायर्ड है अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग। मैं भेज भेज दूंगा सारे कुछ। हाँ भेज दूंगा, अभी टेंशन मत लो भाई। हाँ लिखो इसमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ देना अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको लग रहा है रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप लिख लेना छोटा सा लाइन बस, जो आपको पेपर में लिखा रहा है। अब बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स his right under the trust। बेनिफिशियरी अपना एनफोर्स कर सकता है राइट अंडर दी ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट के अंदर, कॉमा even though he was not a party to the contract, not a party to the contract between the settler and the trustee। बेटा याद रखना, जो ट्रस्टर है ना, ट्रस्टर, ट्रस्टर को ही सेटलर भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, सेटलर। सेटल कर रहा है सब कुछ। पेपर में तो एक्सप्रेशन इतना लिख कराना बस पॉइंट था, ये तो बस आप एग्जाम्पल समझने के। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट
पॉइंट नंबर 2 ये सिंपल है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बेटा बड़ा सिंपल है यार। अब देखो ये जो मैटर है ना यार, ये मैटर ना थोड़े अलग चले जाते हैं मैरिज और फैमिली सेटलमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब दो लोगों ने मैरिज करी, ठीक है, दो, एक लड़का लड़की ने शादी करी। अब उस शादी में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो मान लो लड़की जो है वो केस फाइल नहीं कर पा रही, तो क्या उसके फैमिली मेंबर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे केस फाइल करने के लिए? करेंगे ना भाई। ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लड़की मान लो डर के मारे नहीं कर पा रही किसी रीजन से, तो कोर्ट ना लॉ मेकर ऐसी इंटेंशन समझता है कि यार फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये थोड़ा टेक्निकल होता है। कई बार एक पर्सन सुसाइड करना तो चाहता है, लेकिन ड्यू टू सम प्रेशर, अब वो इमोशनल प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है ना, नहीं कर पाता। मान लो पति ने हाथ उठा दिया, अब पति चाहती तो एक्शन लेना, लेकिन एक उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी तो है ना, यार इसको पुलिस वाले लेके चले जाएंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन में जो वाइफ है उसकी फैमिली को भी पावर देनी चाहिए ना। जो है उसके हस्बैंड हस्बैंड ने अगर मारा है, कुछ भी करा, मैरिज में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो उसके फैमिली मेंबर जो है वो भी एक्शन ले पाए, अगर वाइफ नहीं ले पा रही फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कह रहा है फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो मेन पार्टीज है उनके अलावा जो ऑप्शन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर सकते। समझ आएगा? लिखो फिर। The members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. ठीक है, मेंबर ऑफ फैमिली को ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू दी सेटलमेंट मे एनफोर्स द एग्रीमेंट। अगर इसका एग्जांपल देना चाहो बेटा, तो एग्जांपल आप कुछ ऐसे ले लो। मान लो बेटा ये अगेन मिस्टर ए, साथ साथ बना लेना इसका, तो अब जल्दी जल्दी साथ साथ बनाना इजी है। बेटा मिस्टर ए जो है वो फादर है, मिस्टर ए क्या है? फादर। अब फादर जो है, तो फादर के सन है 3, एक है पी क्यू आर, ठीक है, ये है मिस्टर एज सन, ये तीनों सन है। और ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है फादर की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपस में किस किसने? पी क्यू आर ने, कि डेथ के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। अब मिस्टर ए की बेटा एक डॉटर भी है, ये डॉटर है जिसका नाम मान लो क्या है? एस। अब संदीप, फैमिली सेटलमेंट का केस है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना है? पी क्यू आर, तीन ये मेन पार्टीज है, पी क्यू आर। एस इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या लीगली एस के पास ये राइट है कि वहां जाके प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकती है? यस, इसके पास भी राइट है ना। कह रहे फैमिली सेटलमेंट में तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैटर नहीं करता। यहां पे बेटा थर्ड पार्टी क्या कर सकती है? जाके सूट फाइल कर सकती है, एंड फाइल भी करेगी एंड क्लेम हिज पोर्शन इन दी प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है वो भी क्लेम करवा सकती। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया। तो दो जगह प्रिविटी अप्लाई नहीं होता, पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी है वो इवन थर्ड पार्टी है, फिर भी वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सेकंड, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज, वहां पे इवन कोई पर्सन है फैमिली का मेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्टी नहीं था, फिर भी वो फैमिली सेटलमेंट राइट एनफोर्स कर सकता है। थर्ड आता है बेटा जहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, थर्ड लिखेंगे, थर्ड केस, थर्ड होता है एक्नॉलेजमेंट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये भी क्या है सर, ये भी मेथड होता है समझो। एक्नॉलेज करता हूं, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट और करके लिखना, इसका नाम होता है बेटा, इसे बोलते हैं एस्टॉपल। ये वर्ड दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है, पार्टनरशिप में, लेकिन अभी तो आप यहां सुन लो, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अब सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। पहले लिखना, पहले लिख लो आराम से। क्या रहा है? वेयर द प्रोमिसर acknowledges himself as an agent, where the promoter acknowledges himself as an agent of the third party, comma, it would result into a binding obligation towards third party, towards third party। अब समझाओ बेटा एक्नॉलेजमेंट एस्टॉपल क्या होता है, ठीक है? प्लीज एक बार पेन रख दो, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी दोबारा रिपीट होगा, ये एक बार ही में समझ आ जाएगा इजीली। देखो बेटा, मान लीजिए ये मिस्टर ए है और इन्हें बेटा आज रिक्वायरमेंट है, इन्हें चाहिए लोन। क्या चाहिए इन्हें? इन्हें चाहिए लोन ₹50 लाख, इन्हें 50 लाख का लोन चाहिए। और यहां पे एक अदर पार्टी है विच इज मिस्टर एक्स, और बेटा मिस्टर एक्स जो है वो ये मनी लेंडर, ये क्या है, ये क्या है, मनी, इनका काम ही है मनी लेंड करना, ये मनी लेंडर है। अब यहां पे ये क्या करते हैं संदीप, मिस्टर एक्स मिस्टर ए को लोन देते, ठीक है, लेकिन लेकिन मिस्टर एक्स ने बोला यार देख भाई, तू जो है ना 50 लाख का लोन तो ले रहा है, 50 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो तू चुका नहीं पाया, फिर मैं लोन दे तो दूंगा लेकिन इस कंडीशन में दूंगा, तो मुझे कुछ बता भाई, कुछ कुछ प्रूव करके तू चुका देगा। तो उसने कहा अरे कैसी बात कर रहा है, इसने मिस्टर ए जो है, उसने कहा आपको पता है मेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा कौन खड़ा है भाई? इसने बोला मेरे पीछे ना रोहित सर खड़े हैं। कौन खड़ा है मेरे पीछे? रोहित सर। मैं तो रोहित सर का चेला हूं, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ए और एक्स के बीच में। ए जो है वो प्रोमिसर है, ए कौन है? ये हो गया हमारा प्रोमिसर, ये कह रहा है जी मुझे लोन दे दो, मैं आपको इस इंटरेस्ट पे ऐसे ऐसे चुका दूंगा। ये कौन हो गया हमारा? प्रोमिसी। और इनके बीच में क्या बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट का मैं क्या हूं? थर्ड पार्टी। अब ये कह रहा है आपको पता है मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे रोहित सर है, टेंशन मत लो, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो रोहित सर खड़े मेरे पीछे, 50 लाख का लोन चुका देंगे। इसलिए ऐसा बोल, मतलब ये जो है ना, ये ए वो अपने आप को रोहित सर का एजेंट प्रेजेंट कर रहा है। एजेंट मतलब कि मैं तो रोहित सर के बिहाफ पे काम कर रहा हूं, और रोहित सर पीछे बैठे हुए, अगर कोई भी दिक्कत हुई तो आपका पैसा चुकाने, अगर मैं नहीं चुका हुआ है मेरे डिफॉल्ट पे, कौन चुका देगा? रोहित सर। और मैंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया। वो आया मेरे पास पूछने कि भाई एक्स आया, एक्स कह रहा है भाई ये देख तेरे सामने बैठा हुआ, ये बोल रहा है 50 लाख का लोन दे दो, और अगर मैंने चुका पाया तो रोहित सर की गारंटी वो दे देंगे। और मैंने इस बात को क्या कर लिया? एक्नॉलेज। मैंने क्या बोला? ओके। अब हुआ क्या समझो, मतलब एक्स ने ए को 50 लाख का क्या दिया? लोन।
और इस लोन के बदले यहां पे इस लोन के बदले, लोन तो दे दिया 50 लाख का, इसने क्या लिख लेते प्रॉपर्ली, लोन टू मिस्टर ए ₹50 लाख ऑन रोहित सर्स गारंटी। बेटा मैंने क्या ले ली इस लोन की, गारंटी, और मैंने एक्स को बोल दिया भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं ऑन बी सॉरी एज बिहाफ, मैं गारंटी ले रहा हूं ऑन एज बिहाफ, मतलब अगर कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो उस डिफॉल्ट की पेमेंट कौन करेगा, मैं, और मैंने इस गारंटी को एक्नॉलेज कर लिया, क्या कर लिया, एक्नॉलेज। बेटा ये बात समझ आ रही है आपको, अब ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट की मेन पार्टीज कौन है, ए और एक्स। जनरली प्रिविटी कहता है थर्ड पार्टी कैन नॉट बी स्यूड, लेकिन अगर एक्स ड्यू डेट पे गया और इसने इसने लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, बेटा लोन की रीपेमेंट में क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो बस इतना बताओ कि किसकी गुत्ती पकड़ना है, एक्स की गुत्ती पकड़ना है, कैसे इधर आपने लिया था ना, गारंटी ली थी ना, आपने एक्नॉलेज करा था कि ये मेरे बिहाफ पे पैसे ले रहा है, और अगर ये रीपे नहीं कर पाए तो कौन पे करेगा, मैं। क्या अब एक्स थर्ड पार्टी यानी मेरे को सूट फाइल कर सकता है, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना था, ए और एक्स के बीच में, लेकिन अगर आपने प्रोमिसर क्या कर रहा है, वेयर द प्रोमिसर अक्नॉलेज हिमसेल्फ, मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए मुझे प्रेजेंट कर रहा है ना कि भैया ये मेरा गारंटर है, अगर कोई भी डिफॉल्ट हो, वेयर द प्रोमिसर अक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो अगर आप ए को देखो तो ए क्या कर रहा है, ए एक्स के सामने ऐसा शो कर रहा है कि ए एजेंट है किसका, रोहित सर का। मैं तो, रोहित सर मेरे प्रिंसिपल है, मैं उनका जो भी करता हूँ उनके कहने पे करता हूँ, कोई भी दिक्कत हो रोहित सर रिस्पॉन्सिबल है। तो कह रहे हैं जब प्रोमिसर अक्नॉलेज करता है अपने आप को कि वो थर्ड पार्टी का क्या है, एजेंट, अब इसके एक्शन के लिए, एक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बियर करेगा, रोहित सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेंगे, ठीक है ना। ये एक्नॉलेज करा कि भाई मेरे को तो रोहित सर के ब्याह पे पैसे लेता हूँ, वो है करता करता, और मैंने भी बोल दिया हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, और वैसे मेरी कंसेंट भी जाएगी, ऐसे नहीं इसके बोलने से हो जाएगा, एक्स मेरे पास है तो मैं अग्री करूंगा कि हाँ भाई मैं हूँ, ये मेरा एजेंट है, मैं इसका प्रिंसिपल। तो वेयर द प्रॉमिसर ए acknowledge himself as an agent of the third party, which is what, Rohit sir, it would result into a binding obligation towards the, अब मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो गया, मतलब अगर ड्यू डेट पे कोई भी डिफॉल्ट होगा और ये ए पैसे नहीं देगा तो एक्स मेरे को सूट फाइल कर सकता है, जो प्रिविटी का क्या हो गया, एक्सेप्शन। समझ आ रहा है पॉइंट, ठीक है, करके स्टेप बाय स्टेप, पेपर में आपको बस ये लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लिखना है, बट हम एग्जांपल भी अच्छे से समझते चलेंगे। पहला बेटा प्रिविटी कहां पे अप्लाई नहीं होता, इन केस ऑफ ट्रस्ट, दूसरा इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज स्टॉपर। आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट से स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बस एक आइडिया से अपने स्पेस छोड़ दो, आपको सारे नोट्स की फोटो आज मैं भेज दूंगा, आप बना लीजिएगा। संदीप भाई क्लियर है ना एकदम, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट आ जाइए बेटा पॉइंट नंबर 4, अगेन बहुत ही सिंपल, अक्नॉलेज के बाद अक्नॉलेजमेंट का दूसरा भाई लिखो, इन केस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन कहां लगता है, फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ अक्नॉलेजमेंट के बाद इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ पॉइंट है जहां पे प्रिविटी अप्लाई नहीं होता, वो है बेटा इन केस ऑफ असाइनमेंट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले बताओ समझ आया, एक्नॉलेज वाला असाइनमेंट लिखा, अब पहले इसमें लिखो,
बिना एग्जाम्पल के तो समझ आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल आपको मस्त वाला भी दूंगा, फिर आप देख लो। असाइनमेंट मीन्स, वो तुम्हारे कॉलेज वाला नहीं है। असाइनमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द राइट ऑब्लिक बेनिफिट। क्या बेटा? असाइनमेंट मतलब ट्रांसफरिंग द राइट ऑब्लिक बेनिफिट टू अनदर पर्सन। टू अनदर पर्सन, फुल स्टॉप। इसे में लिखना आगे, when the benefits under a contract has been assigned the assignee ऑब्लिक नॉमिनी, जो भी आप बोलो, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी ना घंटा कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो सर, ये क्या असाइनमेंट असाइनमेंट? बट बस वही है, जैसे ट्रस्ट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, उसके बाद एक्नॉलेज हो गया, अब आता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं असाइनमेंट का मतलब आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा, सब कुछ क्लियर, एक एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर। ठीक है, वेट करना, लिखना नहीं, कुछ भी, आराम से फोकस से पहले देखना है, आराम से अपन पहले इसका एग्जाम्पल रखेंगे, फिर हम समझेंगे। अब देखो बेटा, ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए, और आज हर बार की तरह मिस्टर ए को एक लोन की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? और ये लोन लेता है, मान लो, फ्रॉम बी, ₹10 लाख। बेटा ए को लोन चाहिए था 10 लाख का, अभी मैं कहा भाई अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो बी एक मनी लेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई लोन देने का काम है, आपको लोन दे दूंगा। तो ए ने बी को क्या दे दिया बेटा? एक, सॉरी, बी ने ए को एक लोन दे दिया, बी ने ए को क्या दे दिया? लोन दे दिया। ये कौन है? मिस्टर बी ने दे दिया लोन टू मिस्टर ए, कितना? ₹10। ने लोन ₹10 लाख की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हुआ क्या? ये लोन की रीपेमेंट समझना, रीपेमेंट। लोन तो दे दिया, बी ने बोला भाई देख सुन, लोन तो मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन ये जो लोन है ना, इस लोन की रीपेमेंट का फंडा समझ ले भाई। जो रीपेमेंट है वो कैसे करनी है? आपको ये लोन रीपे करना है इंस्टॉलमेंट में। किसमें रीपे करना है? और वो इंस्टॉलमेंट लेट्स अज्यूम 1 लाख पर ईयर की है। 1 लाख पर ईयर की है, हर साल 1 साल है, 1 लाख है ना, 10 साल, 10 लाख। अभी आप इंटरेस्ट वाला फैक्टर छोड़ देना, ठीक, काम का कॉम्पोनेंट का, तो इसने बोला ठीक है भाई डन है, 1 लाख 10 लाख रुपए आज आपको दे दो, और मैं आपको 1-1 लाख करके हर साल दे दूंगा फॉर 10 ईयर्स, कोई दिक्कत। अब जैसे ही बी ने इसे लोन दिया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पार्टीज कौन है? ए और बी। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बेटा तुरंत ही, पता नहीं कैसे, बी को 10 लाख रुपए की जरूरत, तुरंत। बी को कितने की जरूरत पड़ गई? बी ने कहा भाई यार इसको क्यों लोन दे दिया, मुझे तो 10 लाख रुपए की कहाँ करनी है। तो अब जो हमारा मनी लेंडर है बी, उस बेचारे को मनी की जरूरत पड़ गई, तो अब बी क्या करेगा? बी सी से लोन लेगा, अब वापस कैसे? कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया ना। हाँ, अगर एक ही अच्छाई है कि वो दे दे, इतना अच्छा थोड़ी है, ये तो कहेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट बना है 1 लाख दूंगा हर साल, ठीक है ना। अब बी कुछ कर भी नहीं सकता, बी तो कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठा है। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ क्या? मिस्टर बी जो है, अब मिस्टर बी ने हमारे
मिस्टर बी गए सी के पास। मिस्टर बी किसके पास गया बेटा? सी के पास। अब यहाँ पे नए पिक्चर में आ गए मिस्टर सी, ये आ गए आपके मिस्टर सी। अब ध्यान से देखना संदीप मेरे भाई, बी ने बोला, बी को इमरजेंसी आ गई थी ना, तो पूरी पिक्चर बताएंगे अपन। बी को आ गई इमरजेंसी, इसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है और इसको अर्जेंटली क्या चाहिए, नीड मनी। कितना मनी? 10 लाख। ये पूरी रोते रोते कहानी उसको बता के गया कि और मैंने इनको पैसे दे दिए, ए से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ए के साथ देखिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि रीपे करना है 1 लाख पर ईयर। ये मुझे मतलब 10 लाख रुपए में टेंशन मत लो, मुझे हर साल 10 लाख रुपए कहाँ से आएगा? ए से हर साल आना है, टेंशन में पैसा है मेरे पास, अभी नहीं है बस। तो यार अरे काम करना, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे पैसे दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करना, एक काम कर, मैं बी सी ने बोला एक काम करते हैं ना, मैं तेरे को कितने चाहिए, तुझे 10 लाख चाहिए ना संदीप, 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी बेटा, मैं तुझे लोन दे देता हूं ₹10 लाख। क्या देता हूं? लोन दे देता हूं रुपीज। और तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तो टेंशन क्यों ले रहा है? तू एक काम कर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तूने बनाया है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट तूने बनाया है कौन सा वाला, कि ये रीपे करना है, किसमें करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट, कितने ईयर, 10 ईयर तक, पर ईयर तक 10 ईयर तक, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही मुझे दे दे। क्या दे दे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट को ही। सर कॉन्ट्रैक्ट को देने का मतलब क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट को देने का मतलब है, ये जो है ये होता है असाइनमेंट। इसे क्या बोलते हैं सर? असाइनमेंट मतलब, असाइनमेंट मतलब होता है जब आप कोई राइट किसी पर्सन को ट्रांसफर करते हो। जैसे ए से 1 लाख रुपए रिकवर करने का राइट किसके पास है? बी के पास। जब बी ने बोला अब मैं तेरे से 10 लाख रुपए ले रहा हूं, एक काम करना, एक काम करते हैं, अब मैं इससे 1 लाख रुपए रिसीव करूंगा हर साल 10 साल तक, इससे अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले तू, और ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं बी का नाम काट के सी लिख देता हूं। मतलब जो राइट बी के पास था ना 1 लाख रुपए रिकवर करने का, अब वो राइट किसके पास चला गया? सी के पास। सी ने उसे 10 लाख रुपए दे दिए, और सी बोल रहा है अब देख तेरे जो 10 लाख है ना, वो मैं ए से ले लूंगा हर साल 1 लाख 10 ईयर तक। समझ आया? तो जब आप कोई राइट या कोई बेनिफिट ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे बोलते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। तो यहाँ पे देखो, एक जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो तो ए और बी के बीच में हो, तो हटा दो, बी और सी के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट। समझ आया? ये होता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हुआ है। तो इसने क्या बोला? इसने बोला बड़ा सिंपल है कि भाई एक काम कर, तू मुझे असाइनमेंट कर दे, और ये जो असाइनमेंट तूने मुझे करा है, इससे क्या होगा? इससे जो 1 लाख रिकवर करने का ए से राइट तेरे पास था, और वो राइट किसके पास है? मेरे पास। मैंने तुझे 10 लाख रुपए दे दिए, ए से मैं पैसे ले लूंगा। समझ आएगा? असाइनमेंट समझ आया? अब संदीप देख, असाइनमेंट में जो पर्सन राइट दे रहा है, कौन राइट दे रहा है? बी। बी राइट दे रहा है, इसे बोलते हैं असाइनर। क्या बोलते हैं बेटा? असाइनर। वही चल रहा है, प्रोमिसर, बेलर, बेलर। ये हो गया संदीप क्या? असाइनर। असाइनर कौन होता है बेटा? जो राइट का ट्रांसफर कर रहा है, जो बेनिफिट का ट्रांसफर कर रहा है, जिसको कर रहा है, किसको कर रहा है? सी। अब राइट सी के पास जा रहा है रिकवर का, तो ये होता है कौन? असाइनी, या इसका एक और नाम होता है नॉमिनी। क्या नाम होता है बेटा? और जिसके अगेंस्ट में वो राइट है, किसके अगेंस्ट है राइट? एक एक पैसा इसको देना ना, तो जिसके अगेंस्ट में वो राइट है, क्योंकि इसकी ऑब्लिगेशन है, इसके बोलते हैं ऑब्लिगो। लिखा ऑब्लिगर है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है ऑब्लिगो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट में 3 पार्टी होती है। एक असाइनर जो राइट को ट्रांसफर कर रहा है, एक असाइनी जिसको राइट ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी नॉमिनी, और एक होता है ऑब्लिगो जिसके अगेंस्ट में वो राइट है, मतलब जिसको उस राइट की पेमेंट करनी। समझ आया? अब सुनना ध्यान से, बहुत आराम से।
पहले मैं बताऊं मेन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? मेन कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी, जिससे कहानी स्टार्ट हुई। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि बी ने बोला मैं 10 लाख दे रहा हूं और ए मुझे 1 लाख करके फॉर 10 ईयर्स रिपे करेगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी पार्टी है। बी ने आगे कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर दिया किसको? सी को। मतलब एज पर लो अब 1 लाख रुपए रिकवर करने का राइट किसके पास है? सी के पास। लेकिन सी इस मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, सी इस मेन कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी ना। ए थोड़ी जानते किसने किसको क्या दिया। ए को तो कुछ, एक तो क्या पता है लास्ट अगले साल कौन आएगा मेरे पास? सी को। ए को क्या पता है? ए को पता है अगले साल बी आएगा। उसे थोड़ी पता है बी ने आगे असाइनमेंट कर दिया। वो तो वो 1 लाख रुपए लेके बैठा है जिम में। अब वो वेट कर रहा है बी आ बी का बी का आ गया कौन? सी आ गया। क्योंकि बी ने तो आगे साइन कर दिया। अब सी आया उसके घर पे, बेल बजाई। ए ने बोला हाँ जी कौन? बी आएगा। इसे बोला नहीं नहीं बी नहीं, मैं तो सी हूँ। कह रहा है मैंने वो आपसे 1 लाख रुपए लेने थे ना, तो वो रिकवर करने हैं मुझे, दे दो। इसने बोला भाई कौन से 1 लाख रुपए? कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में हुआ है? मेरे और बी के बीच में। रिकवरी का राइट किसके पास था? बी के। सीधे समझाया सीधे, अरे सर वो मैंने उसे पैसे दे दिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट बना दिया, वो असाइनमेंट मेरे पास है। आपको याद है हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था? मैंने कहा हाँ, अब देखो नीचे आओ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट था, देखो उसने लिख दिया है कि बी के सारे राइट असाइन होते हैं किसको? सी को। तो देखो असाइनमेंट हो गया है। अब वो राइट किसके पास है? मेरे पास। एक कह रहा ना ना, एक खेल गया, कह रहा मैं नहीं दे रहा पैसे। कह रहा मैं तो बी को दूंगा, मैं नहीं दे रहा पैसे। और ए ने पता क्या बोला? तूने पढ़ा नहीं क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए और बी। तो अब मैं अगर पैसे नहीं दूंगा तो केस फाइल करने का राइट किसके पास है? सिर्फ बी, एज पर प्रिविटी। लेकिन सी ने बोला अबे नालायक, तूने रोहित सर की एक्सेप्शन वाली क्लास ली थी क्या? सर ने बताया था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर देते हो तो अब जो असाइनी है, इवन वो थर्ड पार्टी है, फिर भी वो ऑब्लिगो के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि इसने तो राइट असाइन कर दिया। तो लॉ कहता है देखो अब सी के पास हम एक राइट दे रहे हैं कि अगर ए ने पेमेंट नहीं करी तो वो ऑब्लिगो के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। इवन मेन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए और बी थे, सी क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का? थर्ड पार्टी। लेकिन असाइनमेंट कर दिया ना बी ने, तो अब सी के पास राइट। समझ आया? 100% बेटा। पहला केस बताया इन केस ऑफ ट्रस्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। सेकंड इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड अगर एक्नॉलेजमेंट एस्टोपल है। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता था कि जो प्रोमिसर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता थर्ड पार्टी का एजेंट। तो भैया उस केस में इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? थर्ड पार्टी, क्योंकि वो तो एजेंट है। और लास्ट बेटा इन केस ऑफ असाइनमेंट, अगर आप कोई राइट कोई बेनिफिट असाइन कर देते हो तो फिर असाइनी के पास ऑब्लिगो के अगेंस्ट राइट आ जाता है सूट फाइल करने का। अब एक बार रीड करोगे आप पहले। असाइनमेंट मींस क्या? ट्रांसफरिंग द राइट और बेनिफिट टू अनदर। जैसे बी ने सी को ट्रांसफर करते हैं राइट और बेनिफिट। राइट भी होता है बेनिफिट भी होता है। जैसे आपको पता है बैंक में अकाउंट होता है। अब बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट फादर के पास है, और फादर अब जो है उनकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो सारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो किसके पास जाएगा? नॉमिनी के पास। किसके पास जाएगा? नॉमिनी। वो नॉमिनी कौन है? असाइनी तो है वो। सुने ना बैंक में जब अकाउंट करते हो नॉमिनी लिखते हो, बस वही तो होता है कि अगर आपको कुछ हो गया कल को तो हम आपका जो राइट या बेनिफिट है वो किसको ट्रांसफर करें? तो जिसको ट्रांसफर होगा, अब फादर है तो उसके साथ जो मदर होगी जनरली नॉमिनी होगी, किसी को भी बना सकते हैं, नहीं बस वो मेजर रीजन होना चाहिए। तो अब नॉमिनी बनाओ। एक बार अगर आपको कुछ हो गया कल को, भगवान ना करे, तो वो सारा का सारा राइट या बेनिफिट किसके पास जाएगा? नॉमिनी असाइन। तो जो बैंक में होता है ना वो भी असाइनमेंट का केस है। ठीक है? समझ आया बेटा? पक्का? चलो 4 पॉइंट हो गए। इन केस ऑफ ट्रस्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपर, और लास्ट इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां तक कोई दिक्कत? इज इट क्लियर बेटा? 2 पॉइंट बचे हैं, फटाफट से देखते हैं बस। 2 पॉइंट बचे हैं, फटाफट से देखते हैं। अब ये जो है ना, ये जो है ये थोड़ा सा बाई है एक्नॉलेजमेंट। आपने ये 4 पॉइंट लिखे, इसका एग्जांपल तो नहीं नोट करा ना अभी? हाँ स्पेस छोड़ा है ना। अब ये ना मैं कॉरेस्पॉन्डिंग बनाऊंगा थर्ड के। आपको तो ऑब्वियसली आपको तो पेज है तो आपको तो नीचे बनाना है 1 2 3 4, 4 के नीचे 5, लेकिन मैं 5 को 3 के सामने बना रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ना बच्चे एक्नॉलेजमेंट और फिफ्थ पॉइंट में ओवरलैपिंग करते थे, कंफ्यूज होते हैं। ऑल्दो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं तभी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो संदीप, हम इसे आमने सामने बनाएंगे बेटा। कैसे बनाएंगे? आमने। आपकी ईगो क्लास कब है बेटा?
आज नहीं है क्या कोई क्लास? ओनली लॉ? अरे वेरी गुड, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा आप आइए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप बनाना पॉइंट नंबर 5। बस ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, अगला जो पॉइंट है ना बेटा वो हम अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में वाला पॉइंट करेंगे और फिर न्यू चैप्टर की अगली क्लास का, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 लिखना, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अभी बिना समझे, दिमाग में कुछ नहीं लाना, बस आप आराम से लिखो, पहले लिखो क्या बोल रहा है, कह रहा है द प्रिंसिपल कैन enforce the contracts entered, the principal can enforce the contract entered by his agent, ठीक है, the principal can enforce the contract entered by his agent where the agent acted within the scope of his authority and in the name of the principal, and in the name of the principal। बेटा आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? मैंने कुछ बताया नहीं था, मैंने बोला था 185 में पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वो होती है जिससे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बनता है। क्या बनता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जैसे क्या समझ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लो एक दुकान चला रहा हूँ, ठीक है, उस दुकान का मैं ओनर हूँ, गले पे बैठ हूँ। अब क्या ये पॉसिबल है कि मैं वहां बैठे बैठे हर जगह अपने गुड्स को सेल कर पाऊं? नहीं। क्या अपने अकाउंट्स में आपके कंसाइनमेंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट्स में टॉपिक है कंसाइनमेंट, अभी नहीं पढ़ा शायद हो भी ना, क्योंकि पहले फाउंडेशन था, सुनने में आया था कर दिया एडमिशन, ठीक है। हमारे टाइम में फाउंडेशन में था कंसाइनमेंट, चलो वो होता तो समझ जाते, बट ठीक है। मैं बैठा हूँ बेटा दिल्ली में, मैं गल्ले में बैठा ओनर हूँ और मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता हूँ और अलग अलग ऑल इंडिया सप्लाई करता हूँ। अब मेरे लिए क्या पॉसिबल है कि मैं मुंबई में जाके सेल कर पाऊँ, बैंगलोर में जाके सेल कर पाऊँ? मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ। तो मैं बनाता हूँ अपने एजेंट्स। क्या बनाता हूँ? अपने agents। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने मुंबई के लिए एक एजेंट बनाया संदीप। अब मैं हूँ हेड, ओनर, मैं हूँ प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं मुझे, और मैंने अपना एक एजेंट बनाया, मुंबई का एजेंट कौन है? संदीप। अब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन का काम करोगे, संदीप मेरे बिहाफ पे गुड्स बेच रहा है, मतलब जो संदीप गुड्स बेच रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझो मैं गुड्स बेच रहा हूँ। संदीप जो गुड्स बेचा है उसका मतलब क्या है? मैं गुड्स बेचा हूं। और संदीप मेरे ही बिहाफ पे गुड्स को बेच के पेमेंट क्या करेगा? कलेक्ट। एजेंट की अपनी कमीशन को काटेगा अगर कोई डिसाइड होगी तो, क्योंकि आपको याद है एजेंसी में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जरूरी नहीं था ना एजेंसी में कंसिडरेशन हो, तो अगर कमीशन नहीं है तो छोड़ दो, अगर कमीशन है तो मान लो 10 लाख की सैलरी 2 लाख इसने रखा और बाकी ये मेरे ब्याह पे जो पैसा है 8 लाख, वो क्या देगा? मुझे वापस देगा। इसे बोलते हैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है जहां पे एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन एक्ट करेगा? एजेंट। और एजेंट जो काम कर रहा है आप उसे डीम मानोगे, उसके एक्शन मतलब प्रिंसिपल के एक्शन, मतलब अगर उसने कोई गलती करी और कोई लॉस हो गया तो एजेंट का लॉस नहीं है, किसका लॉस है? प्रिंसिपल का लॉस। उसने कोई अच्छा काम करा जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, एजेंट का प्रॉफिट नहीं है, प्रिंसिपल का। मतलब एजेंट के हर एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। एजेंट की हर लाइबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। बात समझ आई? इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अगला में बहुत ढंग से पढ़ना है, एक एक रूल पढ़ेंगे इसका। पहले बताओ मोटा मोटा समझ आए?
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट से बनाया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है? प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल जो है वो गुड सेंड करेगा, कुछ भी करेगा एजेंट को, एजेंट उसके बिहाफ पे काम करेगा, और एजेंट जो काम कर रहा है हम मानेंगे कि वो काम कौन कर रहा है? प्रिंसिपल। तो जो भी बेनिफिट होगा वो प्रिंसिपल का, एजेंट जो भी काम करेगा उससे लॉस होगा वो भी। लेकिन इसमें एक रूल है। एक रूल क्या है? रूल ये है कि ये लॉस हम तभी मानेंगे प्रिंसिपल का जब एजेंट अपनी अथॉरिटी में काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने संदीप को बोला, संदीप सुना गाड़ियां बेचेगा बेटा। क्या बेचेगा? मैं गाड़ी बनाता हूँ। अब मैं जैसे मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी हर जगह गाड़ी बना के बेच नहीं सकता ना, तो वो डीलरशिप देता है। क्या देता है? अब बेसिकली वो उसके एजेंट है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो वो गाड़ी बेच रहे किसके बिहाफ पे? मारुति सुजुकी के बिहाफ पे, है ना। और जो भी सेल्स आती है इससे वो क्या चार्ज करते हैं? कमीशन। ऐसे तो वो करता है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने संदीप को बोला संदीप तू गाड़ी बेची हो, और बेटा ये बेच रहा है स्कूटर, और स्कूटर बेचने में इसको हो गया लॉस, तो क्या वो लॉस मैं मानूंगा अपना? क्या मैंने तुझे बोला था स्कूटर बेचने? तो याद रखना, एजेंट का प्रॉफिट एजेंट का प्रॉफिट एजेंट का लॉस, सॉरी, एजेंट का प्रॉफिट एजेंट का लॉस, दोनों को ट्रीट करेंगे एज प्रिंसिपल का। लेकिन एजेंट का अगर कोई लॉस हुआ और वो काम उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके करा है, जो प्रिंसिपल ने मना करा था मत करियो या परमिशन नहीं दी थी, तो उस केस में प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विद इन अथॉरिटी काम कर रहा है तो एजेंट के हर एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल। ये बात समझ आई? पक्का? तो वैसे यही बोला हुआ है, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट एक्टेड विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो वो कोई भी एजेंट के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे एनफोर्स कर सकता है। बस याद रखना एजेंट स्कोप ऑफ अथॉरिटी में काम करना चाहिए एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। अब एग्जांपल देता हूं, समझना, एग्जांपल से सही समझ आएगा। बेटा ये है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स कौन है बेटा? ये है प्रिंसिपल। ये कौन है बेटा? और ये बैठे दिल्ली में। अब दिल्ली में बैठे बैठे अपने सारे गुड्स को सेल कर नहीं सकते हर जगह, तो इन्होंने अपनी मुंबई ब्रांच के लिए एक पर्सन अपॉइंट करा विच इज मिस्टर ए। ये मिस्टर एक्स है, ये क्या है? मिस्टर ए। मिस्टर ए कहां बैठे हैं? मुंबई में। और ये क्या है? एक एजेंट। बेटा ये क्या है? प्रिंसिपल के मतलब ए एक्स के ब्याह पे काम करेगा। ए जो भी काम करेगा हम कंसिडर करेंगे वो कौन कर रहा है? एक्स। एजेंट जो भी काम करेगा एजेंट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल कर रहा है भाई। कुछ भी भसड़ हुई कुछ भी, तो वो किसका लॉस माना जाएगा? प्रिंसिपल। लेकिन कंडीशन है, ए विद इन द एजेंट जो है वो एक्ट करेगा विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। जितना काम बोला है उतना करना है। हम उस काम को करते हुए कुछ भी लॉस हुआ तो वो लॉस तेरा नहीं, वो लॉस किसका है? प्रिंसिपल। इतना समझ आया? तो ठीक है, एक्स दिल्ली में बैठा है, प्रिंसिपल है। ये जो है ये क्या करता है बेटा? ये गुड्स सेंड करता है किसको? अपने एजेंट को। किस पर्पस के लिए? सेल। तो ये जो है ये मान लो गुड्स सेंड करता है फॉर सेल, और क्योंकि ए एजेंट है तो ये सेल करेगा किसके बिहाफ पे? एक्स के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो ए ने क्या करा? ए ने इन गुड्स को आगे सेल करा अपने मिस्टर सी को। बेटा मिस्टर सी कौन है? मिस्टर सी है हमारे कस्टमर, और ये भी मुंबई में रहते हैं ऑब्वियसली, ये तो मुंबई का होगा ना। और ये कौन है बेटा? कस्टमर। किसने सेल करा था बेटा? ए ने सी को। ए ने पिक्चर में तो ये दोनों है। क्या सी जानता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं? उसे तो नहीं, वो तो नॉर्मल परचेज कर रहा है गुड्स। किससे परचेज कर रहा है? ए से। ए कौन है? एजेंट। किसका एजेंट? एक्स का। एक्स कौन है? प्रिंसिपल। अब जो कस्टमर है उसने मिस्टर ए से गुड्स परचेज करे, तो बेटा इसने क्या करा? इसने करा सेल ऑफ गुड्स ₹10 लाख के, और इन्होंने आपस क्या बना लिया? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि भैया मैं जो पेमेंट है, पेमेंट जो है आफ्टर 1 मंथ कर दूंगा। इसने बोला कि मैं पेमेंट कब कर दूंगा? आफ्टर, और ऐसा पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। और बेटा ऑब्वियसली आपको पता है बिजनेस में क्रेडिट तो देना पड़ता है, अदरवाइज चलेगा नहीं बिजनेस। तो इसने बोलते ठीक है भाई, प्रिंसिपल ने बोला था कि तू क्रेडिट पीरियड दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने का देना।
तो उसने सेल कर दिया और ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें ए ने सी को गुड सेल करे एक 10 लाख रुपए के और पेमेंट करनी 10 लाख आफ्टर 1 मंथ। अब इसने क्या करा, इस पेमेंट में ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दिया बेटा, डिफॉल्ट कर दिया इन ड्यू डेट। अब बस मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता, ए और सी, एक्स का कोई लेना नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्स तो क्या है, एक थर्ड पार्टी। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स और ए के बीच में भी ये कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की बात अभी कर ही नहीं रहा, इसको हटाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं जो किसके बीच में बना है, जो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और सी के बीच में। ए ने गुड्स सेल करे, वो हो गया प्रॉमिसर, इसने गुड्स रिसीव करे, प्रॉमिसी, दोनों के बीच में कंसिडरेशन है। अब इसने डिफॉल्ट कर दिया। अब देखो, इससे अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ तो ए तो केस फाइल कर ही सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए तो करेगा ना कोर्ट में जाके। लेकिन अगर यहां पे एक्स चाहे तो वो भी सी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बस ये कौन सा कह रहे हैं, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट कौन एंटर करा है, एजेंट, मतलब सी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, आपके एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो बेटा उस केस में एजेंट तो डिफॉल्ट के लिए सूट फाइल कर ही सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वाला बंदा भी अगर चाहे तो वो भी केस फाइल कर सकता है, लॉ उसे राइट देता है। तो कह रहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ है, अब देखो द प्रिंसिपल कौन था, एक्स, कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट, कौन एजेंट, ए, लेकिन कब, वेयर द एजेंट एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज, अगर ए अपनी अथॉरिटी से बाहर चला गया, उसको काम नहीं मिलता, फिर भी उसने वाला काम कर दिया, मान लो उसको सेल के लिए परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इन्हें सेल कर दी। अब देखो, अब जो ये लॉस हो रहा है ना, इसमें एक्स क्या सी के पास लड़ने जा सकता है, नहीं, ये किसकी बुद्धि पकड़ेगा, ये ए की बुद्धि पकड़ेगा। अबे तूने क्यों, तुझे बोला था सेल करने के लिए, तूने क्यों सेल करा, तू ही दलाल है। उस केस में नहीं, हाँ अगर ये अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट कर रहा है और उसमें कोई भी लॉस हो गया तो ये तो केस फाइल करेगा, साथ में प्रिंसिपल भी केस फाइल कर सकता है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया थ्रू एन एजेंट। समझ आए वहां, 100% बेटा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सर ये जो एक्स है, हमारा जो एक्स है बेटा, मिस्टर एक्स यानी जो प्रिंसिपल है, मिस्टर एक्स यानी कि जो क्या है, प्रिंसिपल है, कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, मिस्टर सी जो क्या है, कस्टमर, इवन दो मिस्टर एक्स जो है वो क्या है, थर्ड पार्टी टू दी, थर्ड पार्टी टू दी, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में बना है, ए और सी, लेकिन क्योंकि ए उसका एजेंट है तो वो उसके ब्याह पे केस फाइल कर रहा है। ये बात छोड़ दे, सर आपने ना इसे ऑपोजिट क्यों करवाया, पहले बताओ, ये समझ आया। अब देखो यहाँ पे भी आप कुछ अगर रीड करोगे ना, तो यहाँ पे भी ना एक वर्ड आपको दिखेगा, यहाँ पे भी एक वर्ड दिखेगा एजेंट, यहाँ पे भी क्या वर्ड दिखेगा, और यहाँ पे तो भर भर के क्या ही लिखा है, एजेंट। सर दोनों में डिफरेंस है, एजेंट ही बनना है, सुन लो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, ये भी प्रिविटी का एक्सेप्शन है, वो भी प्रिविटी का एक्सेप्शन है। यहां पे एक्स और ए एक्चुअल में प्रिंसिपल एजेंट है, एक्चुअल में है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाया है, ए के सारे एक्ट के लिए जो अथॉरिटी में करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स विच इज द प्रिंसिपल। कोई भी एक्ट करते हुए जो अथॉरिटी के अंदर है, अगर कोई भी लॉस होता है तो वो ए का लॉस नहीं है, किसका लॉस है, प्रिंसिपल का लॉस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एजेंट है। अक्नॉलेज में डिफरेंस क्या था बेटा, इस पॉइंट में आप देखो, क्या रोहित सर और मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना के बैठे, क्या ये प्रिंसिपल एजेंट है, नहीं नहीं नहीं, सुनना ध्यान से, यहां पे बोल रहा है व्हेन प्रोमिसर ए अक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एजेंट, वो मेरा एजेंट था नहीं, लेकिन एक्स के सामने उसने ऐसा रिप्रेजेंट करा कि मैं रोहित सर का एजेंट हूं, और रोहित सर ने भी उस टाइम पे इस बात पे अग्री करा।
दोनों में डिफरेंस समझ आया? वहां पे एक्चुअल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं है, मिस्टर ए और रोहित सर प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए प्रोमिसर ऐसा अक्नॉलेज कर रहा है, मतलब आउटसाइडर पार्टी जो है ना, सी एक्स को सॉरी, ऐसा दिखा रहा है कि मैं किसके बिहाफ पे काम करता हूँ, रोहित सर। मेरा प्रिंसिपल कौन है, रोहित सर। मैं तो कौन हूँ, बस एजेंट। ऐसा अक्नॉलेज कर रहा है और रोहित सर भी उस टाइम पे चुप है, या हाँ में हाँ कर दी। तो यहाँ पे एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक्स को आपने दिखाया, अक्नॉलेज करा कि है, तो कोई नहीं, अक्नॉलेज कर दिया ना, एक्स को आपने दिखाया ना, रोहित सर भी उस टाइम पे चुप रहे ना, तो मानेंगे है। और यहाँ पे तो रिलेशन एक्चुअल में, दोनों में डिफरेंस समझ आया? कभी बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे भी एजेंट बन रहा है, वहां पे भी एजेंट बन रहा है, एक ही पॉइंट कर दो। तो यहाँ पे एजेंट था नहीं, आपने दिखा दिया, लेकिन दिखा दिया तो फंस गए। अब इसके आगे आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तो अगर इसने पैसा नहीं दिया, ये आपको वर्ड ले, यहाँ पे तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है, अगर इसने पैसा नहीं दिया, आपको नहीं सीधा उसको पकड़ सकता, कोई दिक्कत। इसके अलावा एक पॉइंट और है बेटा, 6 पॉइंट, बट वो हम अगली क्लास करेंगे। लास्ट पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो 10-15-20 मिनट लगेंगे, जो भी लगेंगे। वो करने के बाद हम जाएंगे अपने न्यू टॉपिक पे, और न्यू चैप्टर का नाम है फ्री कंटेंट। आपको पता है ऑलरेडी, काफी चीजें आपने पढ़ी है उसके बारे में। बस आपको एक ही गाइडिंग दूंगा, चैप्टर पूरा खत्म होगा। टेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट, आज सैटरडे ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सर से बात करके कंफर्म बता दूंगा टेस्ट का टाइम। एक डे और एक वो कर लेंगे। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, 3 चैप्टर करें, इंट्रोडक्शन, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तीनों के नोट्स को अच्छे से लर्न करो, तीनों के बुक से एक एक एग्जाम्पल रीड करना है। ये होमवर्क है इकलौता, आपको और कोई होमवर्क नहीं देता लाना है, बस ये इकलौता होमवर्क है। हर क्लास में एग्जाम्पल रीड करते हैं जैसे जैसे चैप्टर हो रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको ये करना है। बाकी आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। अब बस आज की क्लास के सारे एग्जाम्पल्स की फोटो भेजनी है ना तुम्हें। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास आपसे। टाटा बाय बाय।